हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और जिसमें हम लोग को कंटिन्यू करना था इरिगेशन। सो जो फैक्ट्स हैं हम लोग पहले देखे हैं कि इंडिया में फार्मर्स के पास लैंड और फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अब इसमें किया क्या जाए? तो इसमें नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके नए नए लैंड एरिया को अंडर इरिगेशन लाना होगा। अंडर इरिगेशन मतलब क्या है, अभी हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो और इस वजह से जो ये डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी की वजह से इंडिया में मोस्ट जो एग्रीकल्चर है वो रेन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, रेन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब रेन पे डिपेंडेंसी होने का मतलब क्या है कि मॉनसून टाइमली आए, टाइमली आए, पहला तो आए, और दूसरा ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे ढेर सारी बारिश हो जाए। ठीक, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए इसका पूरा। और दूसरा, जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये थ्रू आउट सीजन भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब कि अगर जून में खरीफ की फसल बोई जा रही है, जुलाई में बोई जा रही है, तो जून में बोई जाती है मोस्टली, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास तक बारिश हो। और ऐसा ना हो या तो एकदम अक्टूबर में ही हो जाए या तो एकदम जून में ही हो जाए या जुलाई में ही हो जाए। ठीक है, तो इसी बारे में बात किया गया है यहाँ पे। वी कैन सी दैट क्रॉप इन द मोस्ट एरियाज आर डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून, सफिशियंट रेनफॉल, मतलब कि मानसून तो आ जाए लेकिन वहां बारिश भी सफिशियंट हो, पर्याप्त मात्रा में हो, थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, पूरे ग्रोइंग सीजन, मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन पे हो। हेंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर। ठीक है, ensuring that the crop get water at the right stage during the growing season can increase the expected yield of any crop। जाहिर सी बात है भाई, टाइम से पानी मिलेगा, टाइम से मानसून आ गया तो फिर तो यील्ड हो ही जाएगा, वाही वाह है। therefore many ensure measures are used to bring, मतलब बहुत से तरीके, कई सारे तरीके यूज किए जाते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन के अंडर में लाया जा सके। ठीक है, जिससे हम खुद उसकी सिंचाई कर सके, मानसून पे डिपेंडेंसी कम किया जा सके। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज के वैरायटीज हैं। TIES वैरायटीज हैं, एंड हाईली वेरीड क्लाइमेट, और क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरी करने से क्लाइमेट वेरी करता है, मतलब कि एक समय में बहुत ज्यादा पानी भी रहेगा, एक समय में हो सकता है सूखा भी हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे तरह के मीन्स भी वो करने पड़ते हैं कि वाटर की सप्लाई बनी रहे। अब इसके लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है, इसमें पहला है वेल्स। ठीक, गांव में आपने कुएं देखे होंगे, एक पूरा बड़ा सा गोल सा चबूतरा, और इसमें दो तरह की बात किया है इसने, डग वेल और ट्यूब वेल्स। ठीक है, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स का क्या मतलब है, जब खुदाई आप करोगे आदमी के द्वारा या फिर मैन मेड खुदाई करी जाती है, तो एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, मतलब वो उसका पेरिफेरी जो होता है, उसका डायामीटर जो होता है काफी बड़ा होता है, बड़े बड़े कुएं होते थे। फिर उसके बाद कुओं का साइज कम होना शुरू हुआ और वो ट्यूब का फॉर्म ले लिया। ठीक है, ट्यूब वेल का फॉर्म ले लिया। ठीक है, और ये ट्यूब वेल का फॉर्म ले लेने से हम बहुत ही डीपर स्ट्राटा से पानी ले आ सकते हैं। और जैसे कि जितना बड़ा हम खोदेंगे कुआं, उतना ही नीचे जाने में परेशानी होगी, उतना ही मटेरियल हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बट जब हम ट्यूब साइज का निकालना है, पता चला कि छोटे कुएं जितना भी मिट्टी अंदर से बाहर नहीं निकला, और हम आराम से एक बहुत अच्छे
लेवल पे पानी भी पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अमाउंट में पानी पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जरा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो वेल्स है, अपने गांव के वेल्स देख लीजिए, और एक ये भी वेल है। अभी ये जो इमेज है कल ही लिया गया है, ठीक है ना, 23 जुलाई 2024 शाम के 7:15 बजे लिया गया। तो यहाँ देखिए हम लोग के वहां कुएं कितने चौड़े होते थे, और यहाँ पे कुआं कितना पतला है, यहाँ कितनी लगी रही होगी, यहाँ से पानी निकाला जाता रहा होगा खींच खींच के। और यही इसका डायामीटर कम होते होते आजकल ट्यूब का फॉर्म ले लिया है। एक छोटा सा ट्यूब है, उसमें हम मोटर या कोई भी पंप फिट कर देते हैं और पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स फॉर इरिगेशन। अब यहां से हम पानी इरिगेशन के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा, कैनाल्स। दिस इज यूजली एन एलॉबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। तो ये बहुत ही बृहद रूप से इसको काम में लाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही एलॉबरेटिव सिस्टम है, मतलब कि एक मेन कैनाल आती है, मेन कैनाल आएगी, ठीक, मेन कैनाल से सब्सिडियरी कैनाल्स निकलेंगी आपकी, ठीक, सब्सिडियरी कैनाल्स निकलती हैं, और उससे कई छोटे छोटे कैनाल्स निकलते हैं, और जिससे खेतों में पानी दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये कैनाल कुछ जगहों पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई जाती हैं। तो कैनाल सिस्टम आप याद रखिएगा, मोस्टली जो बनाए जाते हैं इनके एक तरफ डैम होंगे, डैम में जो पानी इकट्ठा होगा या फिर एक्स्ट्रा पानी जो आएगा इन कैनाल्स में छोड़ दिया जाएगा, जो कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। जैसे एक बहुत बड़े कैनाल सिस्टम है, वो है इंदिरा गांधी कैनाल। अब इंदिरा गांधी कैनाल की बात जो आती है, पंजाब से निकलता है लगभग, मुझे टोटली कंफर्म नहीं है, बट भाखड़ा नांगल बांध याद होगा आप लोगों को। तो वहां पे जो एक्सेस पानी होता है इस कैनाल में डाला जाता है, उसके बाद बह के आता है, बह के आते आते जब कम हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक ऊंचा कैनाल बनाया गया है। ऊंचे कैनाल पे लिफ्ट सिस्टम के द्वारा वो किया जाता है, फिर ये पानी ऐसे धीरे धीरे नीचे बह के जाता है, फिर एक बार उठाया जाता है, फिर यहाँ से बहाया जाता है, ठीक है। ये टोटल कैनाल पंजाब से होकर राजस्थान के कई भागों को सींच रही हैं, इरिगेशन का काम कर रही है। जहां कहीं कोई फसल नहीं होती थी, राजस्थान में भी आज फसल के, इस तरह से हम एक इरिगेशन सिस्टम तो बनाए ही बनाए, इरिगेशन सिस्टम तो बनाया ही बनाए, साथ में कल्टीवेबल लैंड भी इंक्रीज कर लिया हम लोगों ने, कल्टीवेबल लैंड भी हम लोग इंक्रीज कर लिए, ठीक है ना। सो इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स और फ्रॉम रिवर्स। या तो नदी से सीधे डायरेक्ट ले लिए जाते हैं, या तो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं जो कि एक्चुअली डैम्स पर होते हैं। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द ब्रांच कैनाल हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना, टू द इरिगेटेड फील्ड्स। अब आती है रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो वही जो कैनाल का सिस्टम मैंने बताया कि इंदिरा गांधी कैनाल बह के आया, यहाँ जमीन नीचे हो गई, फिर एक लिफ्ट सिस्टम लगा के, मोटर लगा के, बहुत बड़े बड़े पंप लगा के ये फिर ऊपर उठाया जाता है, फिर ये सिस्टम इस तरह से बह के जाता है, फिर ऊपर उठाया जाता है, फिर सिस्टम बह के जाता है, ठीक है ना। तो बहुत हैवी है अभी, लाइक जो आप समझ लीजिए, जो वाटर टैंक्स होते हैं हमारे यहाँ, ओवरहेड वाटर टैंक्स जो नए बनाए जा रहे हैं, उस साइज के 5-5, 7-7 यूनिट एक लिफ्ट सिस्टम में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से पानी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम इन एरिया वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशियंट। जहां पे कैनाल फ्लो इनसफिशियंट हो जाता है, कहने का मतलब वही, जब यहां से पानी बहना शुरू किया और जमीन धीरे धीरे नीचे हो गई, तो अब यहां से बहना धीरे हो जाएगा ना, आगे कहीं ऊंचा पार्ट आ गया तो कैसे जाएगा। तो अब ऊंचे पार्ट पे भेजने के लिए यहाँ पे एक लिफ्ट सिस्टम लगाया जाएगा, फिर यहाँ पे फ्लो कराया जाएगा, ठीक है ना। इनसफिशियंट यार इरेगुलर है, ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोस्ट रेशनल।
water is directly drawn from river for supplementing irrigation in area close to river. ठीक है ना, ये सारी चीजें. Tanks, these are small storage reservoir which intercept and store the runoff of smaller catchment areas. मतलब कि जो यहाँ पे टैंक्स हैं या टैंक्स जिसमें पॉन्ड मार सकते हैं, टैंक एक अलग से एक स्टोरेज एरिया बना लिया गया जहां पे वाटर रेनी सीजन के टाइम वाटर रन ऑफ करके हम स्टोर करते हैं. फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट. दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स. चेक डैम्स बनाया जाता है कि मान लो रिवर फ्लो करते आ रही है और यहाँ पे आपने डैम बना लिया, एक छोटा सा डैम बना लिया. ठीक, जब यहाँ पे डैम बन गया तो यहाँ पे पानी रुक जाएगा और जो पानी एक्स्ट्रा आएगा उससे फिर फ्लो होके जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे रिवर में आगे और फ्लो क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे हल्का सा पानी रुका हुआ है, पानी तो फ्लो करके उतना ही आ रहा है ना. तो जब ये भर जाएगा तो उसके बाद फ्लो यहाँ नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर यहाँ फ्लो करके पानी आ रहा है. फिर हो सकता है अगर आगे जरूरत पड़ी तो आगे एक और डैम बना लिया गया, यहाँ एक रिजर्वायर बन गया. तो इस तरह से काम चल रहा है. चेक डैम, चेक मतलब होता है CHECK, CHECK. चेक मतलब होता है टू स्टॉप. ठीक, द चेक डैम्स स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन. मतलब कि अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रुक गया तो इस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल इरोजन तो बहुत ही कम हो जाएगा. ठीक है ना. अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज टू ग्रो मैक्सिमम बेनिफिट. अब यहाँ पे कई तरह के क्रॉपिंग पैटर्न भी हम यूज कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके. इसमें से एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली. पहले हम लोग बात कर चुके हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्लस ग्राम, गेहूं के साथ चना, व्हीट प्लस मस्टर्ड हम लोग खुद करते हैं. ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर, चूंकि ग्राउंड नट का जो पौधा होता है वो छोटा होता है और सनफ्लावर जो होता है बहुत बड़ा होता है. ठीक, बहुत बड़ा सनफ्लावर का पौधा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं. दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव्स अप इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ वन क्रॉप. मतलब हो सकता है आपका ग्राउंड नट बर्बाद हो जाए लेकिन ये चल जाए. दो आपके पास ऑप्शंस हो गए ना, कहा जाता है अपनी सारी पूंजी एक नाव पे नहीं लगाते. तो इस तरह से इसमें फायदा होने के चांसेस रहते हैं. इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न. कहने का मतलब है हम लोग क्यारी बनाते हैं. ठीक, कुछ जगहों पे लाइनिंग बना के उसमें एक लाइन कुछ और, एक लाइन कुछ और, एक लाइन कुछ और ग्रो करते हैं. अब फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हो सकता है क्रॉप एक्स ये हो गया और क्रॉप वाई यहाँ बो दिए. हो सकता है फिर से क्रॉप एक्स आ जाए यहाँ पे. तो इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से भी बो सकते हैं. ठीक है ना. या फिर आप हो सकता है क्रॉप बना दे, क्यारी बना दे, एक में दूसरा क्रॉप एक्स बो दिया, एक में क्रॉप वाई बो दिया. विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, फॉर एग्जांपल सोयाबीन प्लस मेज, मतलब कि सोयाबीन और मक्का हमने बोल दिया. फिंगर मिलेट जो कि बाजरा, एंड काउपी लोबिया जिसे हम ब्रॉड बीन्स कहते हैं, बोड़ा जिसे कहते हैं. द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. अब इस तरह से हम इसमें बोते वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि लाइक आपका एक क्रॉप ये है और आपने दूसरा क्रॉप बोया लाइक दिस. ठीक, क्रॉप वाई क्रॉप वाई एंड दिस इज क्रॉप एक्स एंड क्रॉप एक्स. अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये फसल बोए तो गए हैं. ठीक है ना. सॉरी, यहाँ पे ये फसल बोए तो गए हैं, करेंगे क्या आखिर में. यहाँ पे जो मिट्टी में जमीन में जो न्यूट्रिएंट है वो इन्हें चाहिए ना. तो ऐसा ना हो कि इस येलो वाले क्रॉप में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वही न्यूट्रिएंट इन्हें भी चाहिए.
नहीं तो इन दोनों में कंपटीशन क्रिएट होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट दूसरा हो, इसका रिक्वायरमेंट दूसरा हो। अब कैसे, आप ध्यान दीजिए, वीट के साथ ग्राम की बात करी गई है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सीरियल है, सीरियल्स हैं, और ये क्या है, पल्सेस हैं, ठीक। पल्सेस में प्रोटीन ज्यादा होता है और इसमें स्टार्च या फिर कार्ब्स ज्यादा होते हैं। तो कार्ब्स को एक्युमुलेट करने के लिए इनको अलग तरीके का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक। न्यूट्रिएंट सेट 1 चाहिए होगा, इनके लिए न्यूट्रिएंट सेट 2 चाहिए होगा, ठीक है ना। इसलिए ये आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। The crops are selected such that this ensures maximum utilization of the nutrients supplied. तो ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है वो सब यूटिलाइज किए जाएं। आल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन द फील्ड। दिस वे बोथ क्रॉप कैन ग्रो एंड गिव बेटर रिटर्न्स। अब यहाँ से ये भी नहीं होता है कि एक तरह के एक फसल का एक तरह का पेस्ट होगा, दूसरे तरह का दूसरे फसल का दूसरे तरह का पेस्ट होगा, तो रिसोर्सेज उतने ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक तरह का फसल यहाँ बो दिया गया, दूसरे तरह का फसल यहाँ बो दिया गया, फिर उसे कंटिन्यू कर दिया गया। इंटरक्रॉपिंग इस पैटर्न को कहते हैं। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, ये शब्द ये करना है, प्री प्लान्ड सक्सेशन, मतलब कि अगर इस समय हमने प्लांट ये बोया है, तो हमने आगे डिसाइड कर रखा है कि वाई वाला बोएंगे, फिर जेड वाला बोएंगे, फिर हम एक्स वाला बोएंगे। तो ये क्रॉप रोटेशन कहा जा रहा है कि हम एक्स के बाद वाई बोते हैं, फिर जेड बोते हैं, या फिर एक्स के बाद वाई बो, फिर एक्स पे आ जाओ। ये भी हो सकता है, ये भी रोटेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये यहां मेन कॉन्सेप्ट जानिए क्या है कि कोई एक फसल उगाने के बाद हमें एक पल्सेस वाली फसल बो देनी चाहिए, जिसे हम हिंदी में दलहन फसल कहते हैं। दलहन फसलों को बो देना चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे कि दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगे, पहले ही बात हुआ। तो एक बार ये ग्रो करेगा तब तक इसके न्यूट्रिएंट फुलफिल हो जाएंगे, फिर दूसरी बार ये ग्रो करेगा, जब तक ये ग्रो करेगा इसके न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और आप जानते भी हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द, छोटा हो गया, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो मतलब कि जितने समय में वो क्रॉप ग्रो करेगा, ठीक है ना, हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स वाला कितने समय में ग्रो कर रहा है। पता चले एक्स वाला जब तक ग्रो करके हम हार्वेस्ट करें, वाई का शोइंग सीजन ही खत्म हो जाए, शोइंग सीजन ही खत्म हो जाए, तो इससे काम नहीं चलेगा ना। तो हमको ख्याल रखना है कि एक्स वाले क्रॉप को क्या करें कि जिसको हार्वेस्टिंग के बाद हमें फिर से उसका बेड क्रिएट करने में, क्रॉप वाई के लिए बेड क्रिएट करने में इनफ टाइम भी मिले, सीजन भी रहे और उसे ग्रो होने के लिए पूरा मौका भी मिले, जैसे कि जब तक कि यहाँ एक्स का टाइम आए, ठीक है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। तो ये भी चीजें ध्यान रखिए कि मॉइस्चर कितना है, इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, ये आप इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए कि जो क्रॉप है वो एक हार्वेस्ट के बाद कौन सा कल्टीवेट किया जाना चाहिए, ठीक है। इफ क्रॉप rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest, ठीक है ना। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी लॉन्च किया कि आपके खेत की मिट्टी जांची जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि आप कौन कौन सा वो
कौन कौन से मैन्योर्स और किन किन चीज़ों की कमी है वो फुलफिल करेंगे तो आपको आप कितना वो पा सकते हैं, कितना अ, चीज़ें कितनी पैदावार पा सकते हैं, कभी कभी चीज़ें भूल जाती हैं। तो अब उसमें मेंशन किया था 21 क्विंटल पर हेक्टेयर, 21 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है। अब मैंने जब मेंशन किया 21 क्विंटल पर हेक्टेयर की बात, 2.5 बीघा जो जमीन होती है, और जिन लोगों, हमारे घर पे जब खेती होती है तो उन्होंने कहा कि 7 to 8 क्विंटल भी हो जाए, मे बी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, तो भी बहुत होगा। ठीक है ना। तो इतना डिफरेंस हो सकता है आपके एक नॉर्मली किताबों के गुड हार्वेस्ट का मतलब और आपके ओरिजिनल गुड हार्वेस्ट का मतलब। तो इन चीजों को समझिए, और अगर जो साइंटिफिकली आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पैदावार आप निकालेंगे। मुझे लगता है आगे अब फिर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें हम सीखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि अगर जो क्रॉप हमारा शीट शो हो गया, क्रॉप बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी प्लांट्स आए हैं, तो उसके बाद कहीं वहां से ना बर्बाद हो जाए, वहां पे कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।